Hello everyone. So today we will be seeing कि इकोनॉमी हमें कैसे पढ़ना है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए मेनली हम देखेंगे यूपीएससी 2026 में इकोनॉमी सब्जेक्ट कैसे कवर किया जाए। अगर हम स्टूडेंट से बात करें तो इन्हें इकोनॉमी बहुत टफ लगता है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी वो समझ नहीं पाते। इकोनॉमी में इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी देन 70% ऑफ योर गेम is over. 70% of the game is in your hand. Economy is easy to understand, but you have to give time to it. Okay? You have to give time to it. Once you give time to it, you understand इसमें है क्या. Okay? Concepts like GDP, GNP, inflation, deflation, ये सारी चीजें होती क्या हैं. Once you sit and give time to it, you understand it, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. यूपीएससी में अगर हम पढ़ाई करें तो इकोनॉमी एक बहुत मेजर चंक है हमारा यूपीएससी के प्रेपरेशन के लिए. क्यों मेजर चंक है ये? क्योंकि अगर हम यूपीएससी में इकोनॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा, अगर आप समझ लो 15 to 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, 8 to 9 क्वेश्चंस मेंस के आपके हाथ में है. You can solve it very easily. Okay, 15 to 20 questions in prelims and 8 to 9 questions in mains. 10 marker and 15 marker that we will be discussing. और इकोनॉमी को कभी भी सेपरेटली नहीं देखना चाहिए. लाइक स्टैटिक एंड करंट, वी शुड हैव अ कोरिलेशन बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक सिलेबस. व्हाई? क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स. It's very practical, the economy of a country, economy of different country, how it is going on, what is the financial condition of different countries. ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इसको आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ सकते. आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखने होंगे न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक सर्वे से, करंट अफेयर्स से. तो ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं आज कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करोगे जिससे आपके लिए इकोनॉमी सब्जेक्ट कवर करना बहुत ही ज्यादा जो जरूरी है वो आसान बन जाएगा फॉर यूपीएससी 2026. करेक्ट? सो लेट्स गो अहेड. सो जब भी हम इकोनॉमिक शुरू करते हैं, जीडीपी एक वर्ड है जो सबके दिमाग में आता है. जीडीपी ऑफ अ नेशन. तो जीडीपी क्या है वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट अभी एक लेमैन टर्म में इफ आई से यू दैट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ओके, इफ दिस इज योर कंट्री इंडिया, ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय diagrams. So, if this is our country India, then whatever goods and services, जितने भी goods and services हमारे country के अंदर, बाउंड्री के अंदर, ओके, बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, that is the total GDP of our country. ओके. और अगर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया जाएगा. सो जीडीपी वो होता है. और अगर हम ये बोलें कि हमें सोर्सेस जानना चाहिए, अगर आप सबसे पहले इकोनॉमी की तैयारी शुरू करते हो, यू स्टार्ट योर इकोनॉमी सिलेबस एंड यू आर blind, you don't know where to start with, so you should always start with the static syllabus. और स्टैटिक पढ़ना कहाँ से है? स्टैटिक आपको पढ़ना है क्लास 11 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. ठीक है, स्टैंडर्ड 11 एनसीईआरटी है. उसके बाद आती है आपकी स्टैंडर्ड 12 माइक्रो इकोनॉमी की बुक आती है. ये दोनों बुक आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी है. अगर आपको और भी ज्यादा बेसिक्स से पढ़ना है, अगर यू आर थिंकिंग दैट यू वांट मोर क्लैरिटी, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 9, 10, 11 and 12. Okay, you can cover NCERT 9, 10, 11, 12. Thin books are there. You can easily complete it in 1 or 2 days. Okay, if I tell you 9 standard की, 10 standard की. But हाँ, 11 और 12 standard की NCERT, स्पेशली जो 12 standard की मैक्रो इकोनॉमी है, that is going to take time. That is actually going to take time. उसमें जो 6 चैप्टर्स हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से 6 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है, और वो बहुत ज्यादा वाइटल हो जाते हैं आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल फॉर यूपीएससी. ठीक है.
आगे अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो मार्केट में वी हैव योर रमेश सिंह, वी हैव नितिन सिंघानिया, ये सारी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक आप सेलेक्ट कर सकते हो, बी इट योर रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया। मृणाल सर की भी बुक आई हुई है मार्केट में, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, है ना। बट एनसीईआरटीज तो आपके बेसिक्स हैं। 70% ऑफ योर बेसिक्स विल बी कवर्ड बाय दीज टू बुक्स विच इज योर एनसीईआरटी। फिर आता है आपका डायनेमिक सिलेबस। डायनेमिक में आपके आते हैं इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, और न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सोर्सेस आपको समझ में आ गया। इन सबको हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपके स्टैटिक और डायनेमिक सिलेबस है, इसको अभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किसमें क्या चैप्टर, क्या पढ़ने वाले हो आप, एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हो ओवरऑल। एनसीईआरटीज में क्या पढ़ोगे, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये कब आने वाला है, इनको कब कंप्लीट करने वाले हो, कब नोट्स बनाने वाले हो इनके, न्यूज़पेपर कब पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। Obviously, newspaper is something you should read every day. But here is the catch. आपको पहले इकोनॉमी अगर आपको समझनी है ना, तो न्यूज़पेपर से समझ में नहीं आएगी। आपको सबसे पहले अपनी स्टैटिक बुक्स खत्म करनी है, एनसीईआरटीज खत्म करनी है। एनसीईआरटीज जब आप खत्म कर लोगे और कुछ वीडियोस देख लोगे इकोनॉमी में, जिसमें आपको पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जो हमारे चैनल में भी हम दिखाने वाले हैं। ओवरऑल आपको जो एक होता है ना, एक ओवरऑल ग्लिम्स देने वाले हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सो दैट यू गेट टू नो द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमी। सो ये सब कुछ करने के बाद you go to the economic section of your newspaper and then you read, आपको सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों देख लीजिए, आपकी है ये बुक्स। यू कैन व्हेन यू गो टू द मार्केट, बुक्स खरीदने जब जाओगे ना, तो आप ये ध्यान में रखना कि आप करेक्ट बुक्स उठा के लेके आओ। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम जो बुक्स लेने जाते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, और जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब हम बुक्स लेने जाते हैं ना ओल्ड राजेंद्र नगर में बुक शॉप्स में, तो आप देखोगे बच्चे लिए जा रहे हैं, बुक्स लिए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदे जा रहे हैं, एनसीईआरटीज खरीदे जा रहे हैं, बट पढ़ नहीं पाते हैं उसको, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे बुक्स एक साथ नहीं लेके आना है, आप लेके आओ। ठीक है, आप जहां भी कोचिंग कर रहे हो आप कोचिंग करो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करो, और आप अपनी ये जो बुक्स हैं वन बाय वन खरीदो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ उनके। सो ये दोनों आपके इकोनॉमिक्स के बुक होने वाले हैं। क्लास 11 में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक खरीदनी है, और क्लास 12 की आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदनी है, जो कि ऐसी दिखने वाली है। ठीक है, मैंने बुक्स की इमेजेस इसीलिए दिया क्योंकि बहुत बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी कि ये बुक या ये बुक, कि गाइडेंस नाम की कुछ चीज नहीं थी जब मैं दिल्ली में आई थी। बट अभी आपके पास बहुत सारे गाइडेंस है। ओके, even if you don't join any coaching institution, even if you follow us, you join us, you follow us, or for that example, if you join and follow any institute, they are going to give you a personal guidance and they will be telling you ये बुक्स पढ़नी है, आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना पीवाईक्यू करना है, इतने एमसीक्यूज करने हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी करवाएंगे आपसे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ये जो हमारी 11th स्टैंडर्ड की बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो आप लोग। इसमें देखिए आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल था इंडिया का, कैसे डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990s तक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये जो एलपीजी रिफॉर्म आई, ये कब आई, 1991 में आई है। ये इसका सार क्या है, क्यों आई थी ये, इससे क्या डेवलपमेंट हुआ। पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, आप और मेरे जैसे लोग जब स्किल्ड हो जाते हैं, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, व्हेन दे हैव गॉट स्किल्स टू वर्क एंड फेच मनी एंड अर्न मनी, देन दे टर्न इनटू कैपिटल फॉर देम। फॉर दैट स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। ओके, नॉलेज मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, देन ह्यूमन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। रूरल डेवलपमेंट, विलेजेस में हमारा क्या सीन रहता है, क्या कैसे कैसा डेवलपमेंट होना है, एग्रीकल्चर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर इस बुक में आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है,
फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, environment sustainable development and then comparative development experience of India and its neighbor। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं स्टैंडर्ड 11 में जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर आप जाओगे एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक वाली बुक उठाओगे, वो पढ़ोगे आप। ठीक है, 11th वाली अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो फिर से पढ़ सकते हो और कुछ रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, जब आपको बुक्स ना समझ में आए ना तो आप रिलेटेड चैप्टर डाल दो यूट्यूब में। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो वीडियोस उस पर मिल ही जाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हो, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ये चैप्टर्स कंप्लीट करके आपको समझाने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जिससे आपको इकोनॉमी से कभी डर नहीं लगेगा। सो इसमें आपके आ जाते हैं वाइटल 6 चैप्टर्स। वाई आई एम सेइंग वाइटल 6, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका हर एक चैप्टर, हर एक जो पेज है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, बजट ऑफ द इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ये सारा कुछ आप पढ़ने वाले हो। और इसको बहुत ही ज्यादा पेशेंसली आपको पढ़ना है, समझना है, और जहां जहां आपको समझ में नहीं आया आपको गूगल करना है, आपको चैट जीपीटी करनी है। ठीक है, आपको नेट की सहायता लेनी है, आपको यूट्यूब की सहायता लेनी है और आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका रहेगा टारगेट। फिर आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2026 के लिए, ठीक है, 2026 में क्या है, 2026 के फरवरी में आएगा, 1 फरवरी को आएगा आपका बजट, उससे एक दिन पहले आएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे विच इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से स्कीम्स देखनी है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है वो अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और न्यूज़पेपर, फर्स्ट एंड द लास्ट, आई वुड से न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी से भी पूछ लो, जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बोलेंगे आइदर तुम हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। यस, जनरली स्टूडेंट्स में आप ओल्ड राजेंद्र नगर में भी देखोगे बच्चे या तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ते हैं। दोनों अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप मैगजीन्स भी पढ़ोगे, मंथली मैगजीन्स भी पढ़ोगे, लास्ट में आप सारा समरी भी पढ़ोगे, पीओआईक्यूज भी लगाओगे, है ना, वो सब भी करोगे, तो 2 न्यूज़पेपर का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक न्यूज़पेपर अच्छे से कर लो। ठीक है, बी इट योर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। तो यहां से आपके धीरे 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 जो इकोनॉमिक्स के आपके बिल्टअप है ना, बेसिक्स तो आप एनसीईआरटी से कवर कर लोगे, क्लासेस ले जो लोगे, नोट से पढ़ लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी बेस रहेगी। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है वो आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये जो आपका न्यूज़पेपर है पूरा साल जो आप पढ़ने वाले हो, ये आपके लिए वाइटल हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 2020 में अगर हमने देखा 14 क्वेश्चंस आए हैं, 2020-21 में 15, 2022 में 18, 23-24 में 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। सो ऐसे ऐसे हमने देखा। और 2025 में इस ईयर जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 20 क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी के। सो आप देख सकते हो इकोनॉमी की वेटेज कितनी ज्यादा है ना, 14 into 2, इतने मार्क्स, 28 मार्क्स आपके हाथ में है। 40 मार्क्स आपके हाथ में होते अगर आप इकोनॉमी अच्छे से करके जाते, 40 मार्क्स आपके हाथ में होते। और आप देख रहे हो कट ऑफ दिन पे दिन कितना घटते जा रहा है प्रीलिम्स का। तो अगर इसमें आप 40 मार्क्स को अगर सिक्योर कर पा रहे हो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ करके, स्टैटिक एनसीईआरटी से पढ़ के, डायनेमिक पढ़ के, करंट अफेयर से, तो इट्स अ बिग थिंग, राइट, इट्स अ बिग थिंग। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि मेजर चंक जो है आपका 15 to 20 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से आ रहे हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में देखा गया 8 to 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके जीएस पेपर 3 में। सो इंडियन इकोनॉमी जो आपका जीएस पेपर 3 का सिलेबस है
हाँ जी, जीएस पेपर 3 में आपके आने वाली है इकोनॉमी। और जीएस पेपर 3 के सिलेबस में हमने देखा कि कैसे 8 to 9 क्वेश्चंस, 10 मार्कर भी है, 15 मार्कर भी है, टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का ये अपना एक ग्रुपिंग बनाते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी आपका 100 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछ लेती है यूपीएससी। तो जब 100 मार्क्स के क्वेश्चंस इधर पूछ रही है मेंस में, और जब आपको उधर पूछ रही हो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो आपको इकोनॉमी तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। So when it's so important, when 40% of the paper of GS paper 3 is comprising of economy and agriculture, you have to complete it very nicely. Wholeheartedly, you have to complete it. And you have to keep on revising what you are reading. Revision becomes very important. Very important. So overall, if we talk about in mains, we have 4 general studies paper, GS paper 1, 2, 3, 4. Then we have essays, we have optional paper. ना अगर ओवरऑल इकोनॉमी की वेट करें मेंस में, तो 6% ऑफ द टोटल सिलेबस हमारा इकोनॉमी ले लेता है। 6% ऑफ द सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो अगर आप इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लेते हो। विन विन डील हो जाती है आपके लिए इकोनॉमी कंप्लीट करना इस तरह से। अब हम देखेंगे कि जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें स्टैटिक पोर्शन जो है ना, जो कि हमारा 70% ऑफ द क्वेश्चन हमारे स्टैटिक फाउंडेशन से आता है, डायरेक्टली स्टैटिक से भी नहीं आता है ना, तो उसके फाउंडेशन से आता है। जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी इकोनॉमी की, तो तभी आपको ये समझ में आता है, पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अभी हम आपको जो भी हमारा सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं इसके बाद, जो हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इकोनॉमी में पढ़ने वाले, तो वो सारा कुछ आपको समझ में आने लगता है जब आप खत्म करते हो अपने स्टैटिक सिलेबस को, और आप 70% ऑफ द क्वेश्चंस खत्म कर लोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 70% ऑफ द जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, यू कैन टैकल इफ यू डू योर स्टैटिक पोर्शन वेरी नाइसली। ठीक है, तो स्टैटिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरेटिकल कंसेप्ट, बेसिक्स ऑफ द बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज जो हमें चाहिए, पिलर चाहिए इकोनॉमी का, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चंस, जीडीपी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे कुछ हैं, आगे हम देखने वाले हैं डिटेल में। सो ये कुछ मैंने बाइफर्केशन करके रखा हुआ है, जो बेसिक अगर जब हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमी क्या है, गुड्स सर्विसेज क्या होते हैं, वॉन्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज दिस कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब क्या होता है। देन बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स लाइक मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सब भी हम देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉवर्टी देखिए, अगर आप पॉवर्टी का चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको ये तेंदुलकर, रंगराजन कमेटी, ये सारा कुछ, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएंगे आपके, जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स करने के लिए, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, और वहां पर एक इंसान काम कर सकता है, बट करेंटली देयर आर 5 पीपल वर्किंग। जनरली ये रूरल एरियाज में होता है, इन विलेज, तो इंसान सिर्फ एक ही चाहिए, बट यू आर प्रोवाइडिंग 5 पीपल यूर। ओके, so this is called one of the unemployment, which is disguised employment. It's happening in village area. Causes and consequences, labor reforms, all these things. Then 5-year plans. What are the 5-year plans? 5-year plans से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। Then inclusive growth क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। Then apart from that, sectors of economy, primary sector, secondary sector, tertiary sector, ये सारे sectors क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैसे काम करते हैं, क्या लॉज हैं उनके लिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। Now, agriculture and allied sector, role of agriculture in Indian economy, this PM Kisan, ये जितने भी आपके हैं, then fishery sector, animal husbandry sector,
नाउ सर्विस सेक्टर टॉपिक्स में ग्रोथ, आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग, ये सबके मनी एंड बैंकिंग सेपरेट टॉपिक है जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, एंड देन योर गवर्नमेंट बजट, फिजिकल पॉलिसी, ये सब क्या होता है ये सब हम देखने वाले. तो वो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि इस तरह से आपका फ्लो जाने वाला है. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं. टॉपिक्स तो और भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं. ठीक है, it will take minimum if you want to complete your economy nicely, okay, then topics can be more than 30 to 40, okay, and more than 30 to 40 classes are required for completing the whole economy, and for one day you have to spend 3 to 4 hours for each class. This is how I completed my economy, okay, when I used to take class in old Rajendra Nagar and preparing for UPSC. इकोनॉमी ने ऑलमोस्ट मेरा 1 से 2 महीना लिया है. ठीक है, और हर दिन 3 से 4 घंटे इकोनॉमी पढ़ने, तब जाके आपकी स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट होती है ओवरऑल विथ योर एनसीईआरटीज, विथ योर स्टैंडर्ड बुक्स, एंड इफ यू आर टेकिंग सम क्लासेस उस क्लास के नोट्स भी बनाने हैं आप. तो ये सारा कुछ प्रिपरेशन जरूरी है. नाउ नेक्स्ट पिलर इज योर करंट अफेयर्स. सो 70% हमने तो बात कर ली कि स्टैटिक आपको हेल्प करने वाला है. कंसेप्चुअल नॉलेज जो आपको स्टैटिक पढ़ के आएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करके आएगा, उससे आपका 70% का गेम ओवर हो जाएगा. ठीक है, बीट योर मेंस एंड प्रीलिम्स. आप स्टैटिक पढ़ोगे, आप अच्छे से पीवाईक्यूज करोगे विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ फुल अंडरस्टैंडिंग इन मेंस ऑल्सो एंड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, तो 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. बट 30% जो क्वेश्चंस हैं, 30% जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स देखने ही पड़ेंगे, बजट सर्वे देखना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा. गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, उनका नोट्स बनाना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार. सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हो जाती है. और करंट अफेयर्स आपको मेंस में भी हेल्प करता है. कैसे? आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो करंट अफेयर्स के डेटा को, एग्जाम्पल्स को, रिपोर्ट्स को, स्टैट्स को. वहां भी आपको हेल्प करता है करंट अफेयर्स, है ना. सो बेस्ट अप्रोच क्या होगी? जब हम स्टैटिक को और डायनेमिक को कोरिलेट करें, लिंक करें. इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्टैटिक और डायनेमिक को कोरिलेट करो, इंटरलिंक करो. अगर आप वो कर लेते हो ना, तो आपका हो गया, समझ जाओ कि हो गया. उसके बाद सिर्फ रिवीजन बाकी रहती है. ये दोनों को आप अगर अंडरस्टैंडिंग करके कर लिए और रिवाइज कर लिए एग्जाम से पहले, तो इकोनॉमी विल बी वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, आई टेल यू. क्योंकि लॉजिकल सोचना है यहाँ पे. ठीक है, प्रैक्टिकल सोचना है. जैसे ही प्रैक्टिकल सोचोगे, तुरंत तुरंत क्वेश्चंस आपके राइट होंगे. दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्लीटिंग इकोनॉमी एज अ होल वेरी नाइसली. सो मान लीजिए अगर हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जीडीपी के बारे में अभी हमने भी पढ़ा, तो जीडीपी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? डेफिनेशन, कॉम्पोनेंट्स, कैलकुलेट जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है. लेकिन अगर हम डायनेमिक भी लेके आए, करंट अफेयर्स भी लेके आए, तो हमें जीडीपी टॉपिक में ये भी पता रहना चाहिए इंडियाज करंट जीडीपी साइज क्या है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, एट व्हाट ग्रोथ रेट इंडिया इज ग्रोइंग, इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग बाय जीडीपी क्या है, एंड सेक्टर ड्राइविंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ. व्हाट आर द मेजर सेक्टर जो इंडिया की जीडीपी को आगे लेके जा रहा है? आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? तो ये सारी चीजें भी आपको जीडीपी के लिए जाननी होंगी, पता करनी होंगी. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टैटिक विथ डायनामिक. स्टैटिक तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ आप ये सारी चीजें भी ध्यान में रखोगे. फिर आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जिसके बारे में हम पहले भी सोर्सेज में बात कर चुके हैं. 1 फरवरी को आ जाता है आपका यूनियन बजट, और 31st ऑफ जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स. वो आपको बताता है कि इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. हाउ इज इंडिया एक्चुअली परफॉर्मिंग, इन्फ्लेशन कितना है, किस तरह के स्कीम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा लगा रही है, कहाँ स्कीम से फायदा हो रहा है. ये सारा कुछ वैल्यूएबल डेटा एनालिसिस आपको मेंस के लिए भी इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, बजट में मिल जाएगा. ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि आपको नोट्स बनाना है. और नोट्स कब बनाना है?
जब एक बार आप अपने सारे एनसीईआरटीज 1-2 बार कंप्लीट कर लो, फिर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लो पढ़ना, तब आप स्टार्ट करो अपने नोट्स मेकिंग बनाना। उससे क्या होगा ना कि आपके पास एक बुकलेट बन जाएगी इकोनॉमी की, जो कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हो। क्विक रिवीजन, सी वॉट एवर यू हैव रेड, एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, सारा कुछ तो आप एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करोगे, राइट? It will be very bulky. It will be very bulky for you. Suppose if you have written your notes in this notebook इकोनॉमिक के, तो ये रिवाइज करना बहुत आसान है। बट ऐसे ऐसे बुक्स, 4-5 बुक्स हो जाएंगे, न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए क्या आप उतना सारा कुछ मटेरियल रिवाइज कर पाओगे लास्ट मोमेंट में? नहीं कर पाओगे। बीट योर प्रीलिम्स और मेंस में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, और भी शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं मेंस के लिए। ये सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे क्लासेस में, बट अभी के लिए हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू मेक योर ओन नोट्स आफ्टर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड यू स्टार्ट को रिलेटिंग इट विद करंट अफेयर्स। जब आपको को रिलेशन आना शुरू हो जाए, तब आप इकोनॉमी के नोट्स बनाना शुरू कर दो। ओके, एंड द फाइनल इंटीग्रेशन, करंट अफेयर नोट्स। जो आपके करंट अफेयर्स है उसको भी इंटीग्रेट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो उसको भी अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना शुरू करो। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब स्कीम्स, ट्रेंड्स, स्टैट्स, ये सारी जो चीजें आते हैं, इसको भी अपने फाइनल नोट्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर दो। क्योंकि फाइनली आपके पास जब एक बुकलेट रहेगी, एक क्रिस्प नोट रहेगा, उसको प्रीलिम्स के 2-3 दिन पहले रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। I'm telling you about my own experience. So this is the scenario. And answer writing PYQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है? मेंस में देखिए, जीएस पेपर 3 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं इंडियन इकोनॉमी के, अगर आप वो लिखना शुरू कर दो, वंस यू गेट द नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आप डेली आप PYQ उठाओ, जीएस पेपर 3 का, इकोनॉमी का, देखो क्या क्वेश्चंस है और उसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है, डेली अगर आप एक आंसर भी लिखते हो और इसको इवेल्युएट करते हो, दिस विल आफ्टर 6-7 months विल गिव यू 90 to 80% ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चंस देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये देखिए 10 मार्कर है, 2024 का पेपर है ये। Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with the achieving the objective of inclusive growth. Inclusive growth के चैप्टर से आया है ये। अगर आपने इंक्लूसिव ग्रोथ के PYQs में क्वेश्चंस लगा लिए होते तो 2024 में आराम से आप ये क्वेश्चंस आंसर कर देते। अब देख रहे हो आप, जो भी आप स्टैटिक पढ़ रहे हो और उसका अच्छे से अगर PYQ एनालिसिस करके उसके आंसर्स लिख के रख रहे हो, रिवाइज करके रख रहे हो, तो कितना बेनिफिशियल हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस से, मेंस के सिलेबस से। दूसरा क्वेश्चन है आरबीआई पॉलिसीज के ऊपर, effectiveness of monetary policy of the RBI to control the type of inflation. Inflation again becomes a very important topic, not only in mains but for prelims also. prelims के अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। इसीलिए इकोनॉमी में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर हम 15 मार्कर देखें तो अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी टुगेदर वी विल सी दैट उड़ान स्कीम के बारे में पूछा गया है। देन इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करना है, गवर्नमेंट कैसे करने वाली है, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं इरिगेशन मैनेजमेंट में। एंड अपार्ट फ्रॉम बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया, जो बफर स्टॉक होते हैं आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, बफर स्टॉक जो रखती है गवर्नमेंट भी रखती है, जो मार्केट्स भी रखते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी रखते हैं, तो वो कैसे हेल्प करने वाला है इकोनॉमी में, तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड होप मैंने ये जो बाइफर्केशन है कि इकोनॉमी 2026 में यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर। कहाँ से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी, उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक हो गई, अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हो उसके भी नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, और जो फाइनल आपके नोट्स बन जाएंगे उससे आप स्टार्ट करोगे अपने PYQ सॉल्व करने।
प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करोगे, मेंस के PYQ सॉल्व करोगे, और फिर व्हेन यू सिट फॉर योर एग्जामिनेशन यू विल बी 100% confident. That is my confidence on you. Okay, and that's all for now. Stay tuned with us. We will again meet, students. Thank you.